नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश के तमाम नेताओं के पुष्पांजलि अर्पित करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुशासन दिवस पर सबसे पहले लोक भवन में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वाजपेयी जी की अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अटल आवासीय योजना से जुड़ी जानकारी भी दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वीवीआईपी ने अटल जी को याद किया और पुष्प सुमन अर्पित किए। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सभी बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्प सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद आप तस्वीर में देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को, और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहेंगे। वाजपेयी जी की उनके बताए कदम पर आज भी बीजेपी चल रही है, आज भी उन्हीं की पॉलिसीज पे काम। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे। निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं, उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहाँ अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध, अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है। उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेड फोर्ट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। दिखता है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने। संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई। सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत विराट था। जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं, उन्हीं पर ही बीजेपी आज का काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है, तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण
अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने मोदी सरकार पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि आज एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिला है। विश्व भर में प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की आती है तो पीएम मोदी के पास भय और असुरक्षाओं का पिटारा रहता है। वहीं इस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। तो ये आप ट्वीट देख पा रहे हैं। जयराम रमेश का ये ट्वीट उन्होंने किया है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि नेहरू संग्रहालय जो अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में की है, उसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में असुरक्षा की भावना है और ये कहते हुए बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना। किसी चीज को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी और यही हम लोग बार बार करें। अब बनाइए ना म्यूजियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूजियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज्यादा काम देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा। नहीं, उसके ऊपर भी उनके पास बचा क्या है, सिर्फ नई बात कोई बना के नहीं। जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंग के बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति। हम के संस्थापक जितेन राम मांझी ने कहा है कि मोदी जी ने अपनी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की उदार कोशिश की है। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। वहीं वाजपेयी जी की तरह ही संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खड़गे अहंकारी है, उनके पास कोई आधार नहीं है। जहां भी भाजपा सरकार में नहीं है वहां भ्रष्टाचार है।
1700 करोड़ रुपए से बने पुल डूब रहे हैं, चारों तरफ हत्या है। ऐसे में वे धार्मिक राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी बात करते हैं एक देश के रूप में एक साथ चलने के बारे में। नीतीश जी को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो अलग क्यों हैं। अटल जी ने उन्हें इतना सम्मान और प्यार दिया, उन्हें सोचने की जरूरत है कि आज वो उन लोगों के साथ हैं जिन्हें उन्होंने जंगल राज का हिस्सा बताया था। कहने को तो कोई भी कर सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग करते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो करते हैं? आज अगर देश में कहा जाए और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है, देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है। अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दिल्ली से आ रही है। पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। दिल्ली से अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं लंबी उम्र की कामना की है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के मौके पर आज उनको जन्मदिन की बधाई अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना भी की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ कई अन्य नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आपके स्वस्थ जीवन व लंबे जीवन की कामना करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक आज बुधवार को यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार की रात खतरे के निशान से 205.33 मीटर को पार कर गया। मंगलवार रात 10 बजे पुराना लोहा पुल पर जलस्तर 205.39 दर्ज किया गया था। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जैसा कि बताया गया है जलस्तर खतरे के निशान के 205.33 पॉइंट ऊपर बह रहा है। ऐसे में इससे खतरा बताया जा रहा है और चेतावनी सामने आई है कि दिल्ली में बाढ़ को लेकर खतरा लगातार बना हुआ है। शिमला में कृष्णनगर में स्लॉटर हाउस के ढहने से दबे एक व्यक्ति की तलाश में कुछ देर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। देर रात तक चले राहत और बचाव कार्य के दौरान एक व्यक्ति का शव और दूसरे का सिर बरामद कर लिया गया।
वहीं धड़ का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। इस बीच पहाड़ी से लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस हादसे में 2 व्यक्तियों के दबे होने की सूचना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत में उन्हें ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में बदलाव करने का फैसला करते हुए कहा कि हालांकि कोर्ट की पूर्व अनुमति से राहत दी गई है, लेकिन अभिनेत्री को देश छोड़ने से 3 दिन पहले अदालत और ईडी को सूचित करना होगा। आगरा में चलती ट्रेन में टीटी और यात्रियों के बीच हंगामा हुआ, जहां यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में घंटों टीटी और यात्रियों के बीच हंगामा होता रहा। आपको बता दें कि यात्रियों ने टीटी और ट्रेन में चल रहे गार्ड पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कई बार यात्रियों ने चेन पुलिंग करके एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ही खड़े करने की कोशिश की। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर करीब 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। तो वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही आगरा कैंट स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और टीटी की तहरीर पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक तरफ ट्रेन में सवार लोग बार बार चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने टीटी पर और गार्ड पर अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में जीआरपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। संभल में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां पुलिस ने शुरुआती जांच में कांस्टेबल की पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या की बात कही है। आपको बता दें कि कांस्टेबल की आत्महत्या की घटना संभल कोतवाली के मोहल्ला दुर्गापुरी की है, जहां जनपद में न्यायालय की सुरक्षा में कांस्टेबल की तैनाती थी। कमरे में फांसी के फंदे पर कांस्टेबल का शव लटका हुआ मिला है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं कांस्टेबल के दादा ने बताया कि उनके पोते का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज की मांग करने पर अधिकारियों से शिकायत की थी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संभल की घटना है। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस पूरे मामले में परिवारजनों का कहना है कि पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संभल की घटना बताई जा रही है। हेड कांस्टेबल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन में जुटी हुई है और परिवारीजनों का रो का बुरा हाल है। परिवार में मौजूद कांस्टेबल के दादा का कहना है कि पत्नी से विवाद के चलते कांस्टेबल ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब नेपाल में रामकथा सुनाएंगे, जहां नेपाल के एक बड़े व्यवसायी वरुण चौधरी के आमंत्रण पर शास्त्री नेपाल पहुंचे हैं। 19, 20 और 21 अगस्त को रामकथा सुनाएंगे। आपको बता दें कि इसकी जानकारी सोनाली सीमा पर आयोजक मंडल के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने देते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल आ रहे हैं, जिसको लेकर नेपाल में भव्य तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है और इसी उद्देश्य की कामना के लिए धीरेन्द्र शास्त्री आमंत्रण पर नेपाल पहुंचे हैं। तो तस्वीरें ये नेपाल के महाराजगंज की हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले अगस्त में 19 से 21 अगस्त तक नेपाल में रामकथा सुनाएंगे। आयोजक वरुण चौधरी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए नेपाल में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात की जाए
तो जानकारी ये है कि नेपाल के हिंदू राष्ट्र होने के चलते वरुण चौधरी का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और 19 से 21 अगस्त तक नेपाल में रामकथा वो भक्तों को, दर्शकों को सुनाएंगे। नेपाली व्यवसायी ने भेजा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आमंत्रण, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है और 19 से 21 अगस्त तक वो नेपाल में मौजूद रहेंगे। अमरोहा थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां एक युवती को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि दबंगों ने युवती को लाठी डंडों से जमकर पीटा है और उसके साथ छेड़छाड़ भी की है। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने एसपी से इस मामले की शिकायत की है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीर में बताया जा रहा है कि युवती से छेड़छाड़ करने के लिए 2 युवक आए थे। जब युवती ने इसका विरोध किया तो युवती की ही लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई, जिसको लेकर अब एसपी से पीड़िता ने शिकायत की है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से युवती के साथ मारपीट की जा रही है और लोग, आसपास के लोग मूक दर्शक बने तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें अमरोहा की बताई जा रही हैं। साफ यहां पर दिखाई दे रहा है समाज में इस तरह की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, लोग उसका वीडियो तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पीड़िता की या जो भी मजबूर होता है उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नजर नहीं आता। आप यहां पर भी साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से 2 युवक युवती की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और आसपास जो भी लोग खड़े हैं वो बचाने की कोशिश करने के बजाय खड़े होकर तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद, जिस तरह से ये वीडियो साफ दिखाई दे रहा है और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो युवक हैं वो पिटाई तो कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है कि आगे बढ़कर उस लड़की की मदद की जाए। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला गजरोला थाना क्षेत्र के शांतिनगर मोहल्ले का है, जहाँ पर छेड़छाड़ करने का विरोध करना उनको इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने बुरी तरह से पीटा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तमाशीन लोग बने हुए हैं उन्होंने किसी ने भी उनको बचाने की जहमत नहीं उठाई है, किसी ने कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिसके चलते युवती को पूरी तरह से लाठी डंडों से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। फिलहाल सारे मामले में पुलिस ने इसमें लाइव वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बोला है कि पुलिस ने अब कार्रवाई करने की बात की है, क्या अभी तक आरोपी युवकों में से किसी को भी गिरफ्तार किया गया है? कहां तक आगे कार्रवाई बढ़ी है? जी, जिस तरह से लाइव वीडियो वायरल हुआ उसके देखते हुए पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पीड़िता ने शिकायत की है, क्या इससे पहले भी ये लड़के छेड़छाड़ करते थे या अचानक इस तरह की घटना घटी थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी थानाध्यक्ष से फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि जो पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई है, जो शिकायत की गई है, जो पहले भी उनसे कुछ बार 1-2 बार छेड़छाड़ की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पुलिस से हालांकि नहीं की गई थी। सामाजिक लोगों में बैठकर इस मामले को निपटा दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने छेड़छाड़ की, जिसका उसने विरोध किया तो उसको बुरी तरह से पीटा है। फिलहाल पुलिस सारे पहलुओं पर जांच कर रही है और इसमें जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। जी बिल्कुल, पीड़िता की यदि बात करें तो इस समय पीड़िता की क्या हालत है और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी पीड़िता है उसकी हालत थोड़ी नाजुक बनी है, जिसको जिला अस्पताल भेजा गया है, लेकिन परिजन उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए लेके गए हैं। हालांकि जो परिजन है उन्होंने थाने में तहरीर दे दी है और उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल मोहम्मद, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पीड़िता ने यहाँ पर एसपी से शिकायत की है और शिकायत के बाद पुलिस ने अभी आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो लगातार इस मामले में छानबीन चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पीड़िता के साथ इससे पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ इन युवकों के द्वारा की गई है। ऐसे में जब पीड़िता ने इस छेड़छाड़ का विरोध करने की कोशिश की तो उल्टा उसकी ही पिटाई कर दी गई। खास बात इस वीडियो में ये नजर आ रही है कि आसपास कई लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस समय उस हालात में जो उस लड़की की मदद की जानी चाहिए थी, उसकी मदद करने के लिए ना तो वहां खड़ा कोई व्यक्ति आगे आ रहा है। महिला भी आप देख सकते हैं किस तरह वीडियो में साफ खड़ी तमाशा देख रही है, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।